हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा और आज हम बात करने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन के नेक्स्ट पार्ट की, जिसमें हम बात करेंगे रिलेटिव मोशन के बारे में। अब हमने अभी तक मोशन तो पढ़ लिया था कि भाई अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है, डिस्प्लेस होती है, तो उसे मोशन कहते हैं। ये रिलेटिव मोशन क्या है? तो याद करो, जब हम मोशन शुरू कर रहे थे उससे सबसे पहले हमने एक बात करी थी कि मोशन या रेस्ट हमेशा एक रिलेटिव टर्म होती है। रिलेटिव टर्म मतलब ये डिपेंड करती है कि हम किस रेफरेंस फ्रेम की बात कर रहे हैं, है ना। तो अब अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स को एक साथ चलते हुए देखें, अब वो ऑब्जेक्ट्स एक ही लाइन में है, फिलहाल हम मोशन स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, तो उनका जो मोशन होगा वो या तो एक दूसरे की तरफ होगा या एक दूसरे से दूर जाते हुए होगा। यही दो तरीके अभी इस चैप्टर में हमारे पास हो सकते हैं। तो अगर इन दो ऑब्जेक्ट्स के मोशन की हम बात करें, तो किसी एक का मोशन अगर दूसरे के रेफरेंस में मैं देखूं तो इसे मैं बोलूंगा रिलेटिव मोशन। जैसे आपको याद है, अपन ने जब शुरू में मोशन पढ़ना शुरू किया था तो एक एग्जांपल लिया था कि कार में आप अपने दोस्त के साथ बैठे हुए हैं, कार चल रही है। अब सोचो कि पड़ोस में एक कार और आई आपके, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, आपकी कार और पड़ोस की कार। तो सोचिए कि जब आप अपनी कार से उस पड़ोस की कार को देखते हैं तो एक मोशन वो आप कंसिडर कीजिए। दूसरा आप कंसिडर कीजिए कि वो जो दूसरी कार है वो सामने से आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, और अब आप अपनी कार में बैठ के उस सामने वाली आते हुए कार को देख रहे हैं। दोनों सिचुएशन आप इमेजिन कर पा रहे हैं ना। फर्स्ट सिचुएशन देखो तो यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट केस दे रखा है, जब दोनों ऑब्जेक्ट्स सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, ये ऐसा ही तरीका है। जब सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो आप इमेजिन कीजिए कि आपकी गाड़ी चल रही है, आप जिस गाड़ी में बैठे हैं कार चल रही है, आपके पास से आपके पड़ोसी की कार निकलती है, ठीक है। तो आप उसको आराम से हाई हेलो कर सकते हैं ना, आपको इतना सफिशिएंट टाइम मिलता है, आपको लगता है कि बड़ी धीरे धीरे पास हो रही है या कार पास वाली, तो जब ओवरटेक करती है आपको। और सोचो कि वही कार अगर सामने से आ रही होती है, आप इस तरफ चल रहे हैं, वो सामने से आ रही है, और दोनों एकदम से क्रॉस हो जाती हैं। ये डिफरेंस क्यों आया? लेट्स से दोनों की स्पीड सेम थी, दोनों 50-50 से चल रही थी, पर एक बार वो आपसे साथ के डायरेक्शन में चली, सेम डायरेक्शन में चली, दूसरी बार वो अपोजिट डायरेक्शन में आई। तो दोनों बार हमें उसकी जो स्पीड थी वो चेंज हुई लगी। जब साथ साथ आगे बढ़ी तो लगा कि बहुत धीरे धीरे आगे निकल रही है, और जब सामने से आई तो लगा कि एकदम से क्रॉस हो गई, जबकि दोनों बार उसकी स्पीड तो 50 थी। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को हम कहाँ से देखते हैं, इस पर डिपेंड करता है कि वो मोशन कैसा दिखने वाला है। तो यही रिलेटिव मोशन हम यहाँ बात करेंगे कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स आपके पास हैं और दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, जैसे ऑब्जेक्ट ए यहाँ पे दिखा रखा है हमने, जो वी ए स्पीड के साथ चल रहा है, और ऑब्जेक्ट बी जो है वो वी बी स्पीड के साथ चल रहा है। अब अगर मुझे इनकी रिलेटिव स्पीड देखनी है तो लिखने का तरीका दो तरीके से हो सकता है। एक मैंने लिखा है यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। विद रिस्पेक्ट टू ए मतलब ए जो है मेरा रेफरेंस फ्रेम है, मैं ए के साथ बैठ के बी के मोशन को देखूंगा। तो विद रेस्पेक्ट टू ए मतलब आप अपने आप को इमेजिन कर लीजिए कि आप ए पे बैठे हुए हैं। अब ए पे बैठ के आप बी को देख रहे हैं। अब आपको जो इसकी स्पीड नजर आएगी, जो वेलोसिटी नजर आएगी, वो कैसे नजर आएगी? तो आप जब ए पे बैठ चुके तो आप खुद अब वी ए स्पीड से चल रहे हैं, जो बी है वो वी बी स्पीड से चल रहा है। तो आपको नजर कितनी स्पीड आएगी? जो इसकी एक्चुअल स्पीड है माइनस इसकी स्पीड। ये वही बात होगी जिसे आप ओवरटेक करते हुए देख सकते हैं कि एक्चुअली स्पीड तो आप दोनों की 50 और 60 है, लेकिन जब वो सामने पास से निकलेगी आपके तो आपको 10 की स्पीड से वो चलती हुई नजर आएगी, क्योंकि वो आप भी 50 से चल रहे हैं और वो 60 से, तो डिफरेंस कितना है? 10 का। आप प्रैक्टिकली इमेजिन कर सकते हैं ये बात। तो जब भी हम रिलेटिव मोशन की बात करेंगे तो जिसके रेस्पेक्ट में विद रेस्पेक्ट टू ए की अगर बात है तो ए की वेलोसिटी को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है बात? जो हमारा रेफरेंस है उसकी वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करने के लिए। तो ये जो लिखा गया है वी बी ए, इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, दिस इज वी बी ए। और कैसे फाइंड करेंगे? वी बी माइनस वी ए से। और क्योंकि अभी ये सेम डायरेक्शन में है तो मैंने अभी वेक्टर साइन नहीं लगाया है, बाकी आप वेक्टर साइन भी इन पे लगा सकते हैं, ठीक है।
दूसरा जो इसमें केस है, दूसरा केस क्या है कि अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हो, जब दोनों बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें, तो मतलब वही बात हो गई कि एक दूसरे की तरफ आ रही है। अब जब एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो हमने देखा था कि बहुत तेज स्पीड से निकलती हुई अपने को महसूस होगी वो। और जब ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि जो रिलेटिव स्पीड इस बार लिखी जाएगी वो क्या लिखी जाएगी, वी बी प्लस वी ए। ये आपकी इस बार रिलेटिव स्पीड हो जाएगी नई वाली। ठीक है, कैसे लिख लिया ये अपन ने, तो फिर से देख लो। रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला अपने पास एक ही है, वी बी ए इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। फॉर्मूला अपने पास यही है, स्टैंडर्ड है ये। कोई भी केस हो, चाहे एक दूसरे की तरफ आ रही हो या अपोजिट जा रही हो, लेकिन यहाँ वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। अब देखो, अगर मैं ये एक दूसरे की तरफ वाला केस देखता हूँ, तो अगर वी ए को पॉजिटिव लिया जाए तो वी बी नेगेटिव है, या वी बी को पॉजिटिव लिया जाए तो वी ए नेगेटिव है ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है, दोनों की वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट है। तो अगर मैं मानता हूँ कि वी ए नेगेटिव है तो वी बी पॉजिटिव है। अब सोचो आप कि इस वी ए को उठा के अगर मैं यहाँ डाल दूं तो ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस पॉजिटिव हो जाएंगे, और वही अपने को यहाँ मिला है, देखिए वी बी प्लस वी ए। तो आप चाहे तो प्रैक्टिकली सिचुएशन में सोच सकते हैं कि जब एक दूसरे की तरफ चलते हैं तो तेज आते हुए महसूस होती है, मतलब दोनों की स्पीड जो है, दोनों की वेलोसिटी है वो ऐड हो जानी चाहिए। और जब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं तो वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट हो जानी चाहिए। क्लियर है बात। और अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखने में कंफर्टेबल महसूस करते हैं तो आप वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे, डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे, एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरी नेगेटिव यूज करनी पड़ेगी, इस तरीके से। क्लियर है बात। तो ये है कॉन्सेप्ट रिलेटिव मोशन का। अब ये सिर्फ वेलोसिटी तक ही नहीं, एक्सेलरेशन को भी हम रिलेटिव देख सकते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट है रिलेटिव मोशन का, जिस तरीके से हमने लिखा है, ये सेम अप्लाई होता है एक्सेलरेशन पे भी। तो अगर एक ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन इस तरफ है, दूसरे का एक्सेलरेशन इस तरफ है, तो नेट एक्सेलरेशन क्या लिखा जाएगा, ए बी माइनस ए ए। जैसा वी बी माइनस वी ए लिखा है वैसा एक्सेलरेशन के लिए भी लिखा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिए। एक 150 मीटर लंबी ट्रेन है और इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। ओके, तो ये एक ट्रेन बना लेते हैं, ये नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। इसकी लेंथ आपको दे रखी है 150 मीटर्स। A parrot flying towards south with a speed of 5 मीटर per second crosses the train. Okay, तो यहाँ पे एक बर्ड है, ये बर्ड इस तरफ मूव कर रहा है with 5 मीटर per second towards साउथ है। ठीक है, ये बर्ड हो गया और ये ट्रेन हो गई। पूछा गया आपसे द टाइम टेकन बाय द पैरट टू क्रॉस द ट्रेन वुड बी। इस पैरट को इस ट्रेन को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। अब सोचो कि ट्रेन अपनी जगह पे खड़ी होती तो हम आराम से बता पाते कि भाई ये ट्रेन है, यहाँ से पैरट उड़ना शुरू किया है, जब तक वो यहाँ तक पहुंच जाएगा तो हम बोलेंगे कि ये इसने ट्रेन को क्रॉस कर लिया। पर यहाँ दिक्कत क्या है कि ये पैरट भी चल रहा है और ये ट्रेन भी चल रही है, और दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। अब ऐसे केसेस को करने के लिए हमें रिलेटिव मोशन को यूज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ दो ऑब्जेक्ट्स हैं और दोनों एक दूसरे की तरफ या एक दूसरे के साथ मूव कर रहे हैं। ठीक है, कैसे यूज करें। तो रिलेटिव मोशन में अभी हमने बात करी कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट के साथ दूसरे ऑब्जेक्ट का मोशन देखना चाहते हैं, तो जैसे यहाँ हमने बोला था कि अगर मैं बी का मोशन देखता हूँ विद रिस्पेक्ट टू ए, तो मुझे ए पे बैठ जाना है। मैं ए पे बैठ गया और इसको मैंने मान लिया, जब जहां मैं बैठ जाता हूँ वो हो जाता है रेस्ट पे। तो ये अगर पूरी चीज रेस्ट पे हो गई तो हम इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं कि जिस पे आप बैठ गए वो हो गया रेस्ट पे, और उसकी जो वेलोसिटी है ये वी ए जो थी, इसको आपने अपोजिट डायरेक्शन में इसको दे दी। आप इस ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। तो अब जब अपोजिट डायरेक्शन में आपने इसको वेलोसिटी दी, जो तो बी पहले वी बी इधर था, आप ए पे बैठ गए तो ए की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में आपने इसको दी, तब इसकी नेट वेलोसिटी आप देख पा रहे हैं कितनी हो जाएगी, क्या वी बी माइनस वी ए, और यही आपने लिखा है यहाँ पे। ऐसे ही सोचो, अगर मैं यहाँ सेकंड केस में देखूं, तो सेकंड केस में अगर मैं इस ए पे बैठ गया, जो ए इस तरफ चल रहा था वी ए से, मैं इसके ऊपर बैठ गया,
और जैसे ही बैठा तो ये आ गया रेस्ट पे। भाई अपन रिलेटिव मोशन में बात कर रहे हैं, रिलेटिव मोशन में हम जो रेफरेंस फ्रेम ले लेते हैं वो रेफरेंस फ्रेम को रेस्ट पे मान लेते हैं। तो हम विद रिस्पेक्ट टू ए अगर बात कर रहे हैं तो ए हमारा रेफरेंस फ्रेम हो गया, हम ए पे बैठ गए, वो रेस्ट पे आ गया। तो अगर ऐसा है तो जो बी पहले इस डायरेक्शन में चल रहा था वी बी से, अब इसको नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? तो जो ए की वेलोसिटी है वो अपोजिट डायरेक्शन में इसको दे देंगे। अभी ए की वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट है, अपोजिट डायरेक्शन मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट इसको मिल जाएगी वी ए। तो अब देखिए इस ऑब्जेक्ट की नेट वेलोसिटी कितनी हो गई? क्या वी ए प्लस वी बी हो गई? और क्या यही हमने यहाँ लिखा था, वी ए प्लस वी बी? तो दोनों तरीके हैं इसको समझने के। तो मैं हमेशा ये तरीका प्रेफर करता हूँ कि जिसके रेस्पेक्ट में आप देख रहे हैं आप उस पर बैठ जाइए, उसको रेस्ट पे मान लीजिए और उसकी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में दूसरे को दे दीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आते हैं फिर से। तो मैंने क्या किया इस बार, मैं ट्रेन पे बैठ गया। कहाँ बैठ गया? ट्रेन पे। तो जैसे ही मैं ट्रेन पे बैठा तो क्या मैं ट्रेन को रेस्ट पे मान लूंगा? तो अब मैंने मान लिया कि ट्रेन नहीं चल रही, ट्रेन रेस्ट पे है। पर इसका मतलब ये है कि अब बर्ड की नेट स्पीड कुछ और हो जाएगी। तो बर्ड जो इस तरफ चल रहा था 5 मीटर पर सेकंड से, इसको एक स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में और मिल जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। अपोजिट क्यों? क्योंकि ट्रेन की स्पीड अभी नॉर्थ की तरफ है, बर्ड को जब दूंगा तो साउथ की डायरेक्शन में दूंगा, अपोजिट करके दूंगा। तो अब बर्ड की जो टोटल स्पीड हो गई वो कितनी हो गई? क्या 15 मीटर पर सेकंड? 5 खुद की और 10 ट्रेन के रेफरेंस वाली मिली। 15 मीटर पर सेकंड से बर्ड अब इधर उड़ेगा और ट्रेन तो अब रेस्ट पे है। कितनी इसको डिस्टेंस ट्रेवल करनी है? क्या 150 मीटर? कितना टाइम लग जाएगा इसको? टाइम हो जाएगा इसका 150/15, 10 सेकेंड्स। क्लियर है बात? तो मैंने आपको दो तरीके बताए। एक, आप ट्रेन को रेस्ट पे मान लीजिए, अपोजिट डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी जो सामने मोशन कर रहा है उसको दे दीजिए। या फिर आपको अगर ऐसा नहीं जमता तो आप सीधा सीधा ये देख ही सकते हैं कि ट्रेन ऊपर इस तरफ चल रही है, बर्ड इस तरफ चल रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो वेलोसिटीज ऐड होती हैं। वेलोसिटी ऐड हो गई तो इसकी 5 थी, इसकी 10 थी, टोटल मिला के 15 हो गई। दोनों एक ही बात है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। दो बॉडीज हैं, उनको एक दूसरे के ऊपर रखा गया 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। तो चलिए, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको दे रखा है 30 सेंटीमीटर्स एंड आर रिलीज्ड साइमल्टेनियसली। रिलीज साइमल्टेनियसली मतलब इनको साथ में छोड़ा गया। एंड फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी। ओके, तो दोनों के लिए इनिशियल स्पीड कितनी है? 0, क्योंकि रिलीज किया गया लिखा हुआ है। और दोनों ही फ्री फॉल कर रहे हैं अंडर ग्रेविटी, मतलब दोनों का एक्सेलरेशन कितना है? जी। ये बात अपने को समझ में आती है। इस पे भी जी लगेगा नीचे की तरफ, इस पे भी जी लगेगा नीचे की तरफ। पूछा गया आफ्टर 2 seconds their relative separation will be। रिलेटिव सेपरेशन को आपसे पूछा गया। तो रिलेटिव सेपरेशन का मतलब क्या होता था? किसी एक को रोक दें और दूसरे का मोशन देखें, यही होता था रिलेटिव। तो आप एक काम करते हैं, इस ऊपर वाले को अपन रोक देते हैं। इसको मैंने यहाँ पे रोक दिया। तो जैसे ही रोका, क्या इसकी जो स्पीड और एक्सेलरेशन है वो दूसरे को मिल जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में? तो सोचो, इसके लिए इनिशियल स्पीड u0 है, इसके लिए भी u0 है, तो रिलेटिव भी रिलेटिव भी अगर लिखा जाएगा तो 0 ही लिखा जाएगा। ए रिलेटिव अगर देखो, रिलेटिव एक्सेलरेशन अगर देखो, तो सोचो जिसको रोका उसका एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में दूसरे वाले को दूंगा। तो मैंने ऊपर वाले को रोका था, तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में इसको मिल गया। इसका नेट एक्सेलरेशन देखो कितना हो गया, जी ऊपर जी नीचे, नेट एक्सेलरेशन हो गया 0। तो रिलेटिवली अगर देखा जाए तो रिलेटिव इनिशियल स्पीड भी 0 है, रिलेटिव एक्सेलरेशन भी 0 है। तो अगर मैं मोशन देखूं, रिलेटिव मोशन, तो मैं लिखूंगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सब कुछ रिलेटिव लिखा जाएगा, तो s रिलेटिव इक्वल टू यू रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर।
अब अपने पास u रिलेटिव भी जीरो है, a रिलेटिव भी जीरो है, मतलब s रिलेटिव भी कितना आ गया, जीरो। तो इनका जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है या रिलेटिव सेपरेशन है वो हमेशा कितना रहने वाला है, जीरो के बराबर। मतलब जितना इनिशियल सेपरेशन है 30, वो का वो सेपरेशन हमेशा इनका बना रहेगा, इसके बाद कोई सेपरेशन में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपका इसमें आंसर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो रिलेटिव मोशन बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। एक को रोको, उसकी स्पीड या वेलोसिटी या एक्सेलरेशन उठा के दूसरे को दे दो इन अपोजिट डायरेक्शन, और बाकी डिस्प्लेसमेंट सारी चीजें सेम चलनी चाहिए। एक क्वेश्चन और देखते हैं। इस बार क्वेश्चन आपसे बोला गया कि एक वुडन ब्लॉक को ड्रॉप किया गया फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ 100 मीटर हाई। 100 मीटर हाई से एक वुडन ब्लॉक को ड्रॉप किया। ड्रॉप किया मतलब इसकी इनिशियल स्पीड जीरो, एंड साइमल्टेनियसली मतलब सेम टाइम पे एक बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम is fired from the foot of the cliff upward with a velocity 100 मीटर पर सेकंड। इसी टाइम पे यहाँ से एक बुलेट भी फायर करी ऊपर की तरफ, और इसकी स्पीड दे रखी है 100 मीटर पर सेकंड। पूछा आपसे कि द बुलेट एंड द वुडन ब्लॉक विल मीट ईच अदर आफ्टर अ टाइम, कितनी देर बाद ये दोनों मिल जाएंगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब अगर मोशन एक्चुअली देखा जाए तो क्या हो रहा है, वुडन ब्लॉक ऊपर से गिरा, नीचे से बुलेट फायर हुई, दोनों t इक्वल टू जीरो की ये बातें हैं। जीरो टाइम पे दोनों एक साथ मोशन में आए, तो कुछ देर बाद ये वुडन ब्लॉक थोड़ा सा नीचे आ गया होगा और ये बुलेट यहाँ तक पहुंच गई होगी और दोनों मिल चुके होंगे। एक्चुअली मोशन तो कुछ ऐसा रहा होगा, पर इसमें क्या है कि अपने को दोनों का मोशन अलग अलग कंसिडर करना पड़ेगा। अब हम एक काम करते हैं, रिलेटिव मोशन से इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं वुडन ब्लॉक की बात करूं तो उसकी इनिशियल स्पीड है जीरो, है ना, क्योंकि ड्रॉप किया है। और अगर मैं बुलेट की बात करूं तो उसकी इनिशियल स्पीड है 100 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ। ऐसे ही अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं, वुडन ब्लॉक के एक्सेलरेशन की, तो क्या वो जी के बराबर है नीचे की तरफ, क्योंकि भाई फ्री फॉल है ग्रेविटी में। और ऐसे ही अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ बुलेट की बात करूं तो क्या वो भी जी है नीचे की तरफ, क्योंकि उसका भी मास है, उस पर भी नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, उसका एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ जी होगा। अब रिलेटिव अगर अपने को देखना है तो यू रिलेटिव अगर देखा जाए, किसको रोकना है, मैं वुडन ब्लॉक को रोक लेता हूँ। वुडन ब्लॉक को रोक रहे हैं मतलब अपन बात कर रहे हैं वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक, ये अपन बात कर रहे हैं। तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 100 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक तो जीरो है। और ऐसे अगर एक्सेलरेशन रिलेटिव देखा जाए तो ये भी अपन बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन ऑफ बुलेट माइनस एक्सेलरेशन ऑफ वुडन ब्लॉक। पर ये देखो दोनों का जी जी है, नीचे की तरफ एक ही डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन आएगा जीरो। तो अब अपने पास जो मोशन हो गया वो पूरा मोशन कैसा कन्वर्ट हो गया कि भाई एक यहाँ पे एक वुडन ब्लॉक रखा हुआ है, ये गिर नहीं रहा है क्योंकि अपन ने इसको रेस्ट पे माना हुआ है, और यहाँ से आपने एक बुलेट फायर की है जिसकी स्पीड है आपके पास 100 मीटर पर सेकंड, और इसका एक्सेलरेशन है जीरो, है ना, रिलेटिव बात कर रहे हैं। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो है, रिलेटिव स्पीड 100 मीटर पर सेकंड है, और इसको डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है, जितना ऊपर ये ब्लॉक रखा हुआ है उतना डिस्टेंस इसको ट्रैवल करना है। तो कितनी देर में कर लेगा, सीधा सा हिसाब है, जितना डिस्टेंस डिवाइड बाय जितनी स्पीड, एक सेकंड बाद ये जो बुलेट है यहाँ जाके इसको हिट कर देगी। क्लियर है बात? तो रिलेटिव मोशन में कंफ्यूज नहीं होना है। एक्चुअली मोशन अगर देखा जाए तो ऐसा है कि वुडन ब्लॉक भी थोड़ा सा नीचे गिरेगा, बुलेट ऊपर उठेगी और दोनों बीच में कहीं मिलेंगे। लेकिन रिलेटिव मोशन से हम वो टाइम निकाल सकते हैं जब ये मिलने वाले हैं, और उसके लिए हम वुडन ब्लॉक को यहाँ पे रोक सकते हैं। ये रोक के हमने सिर्फ बुलेट का मोशन देख लिया, तो इसका फायदा ये हुआ कि एक ही ऑब्जेक्ट के मोशन से हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फिर से ऐसा एक क्वेश्चन है कि दो ऑब्जेक्ट्स एक
नीचे की तरफ फेंका गया 20 मीटर पर सेकंड से, एक ऊपर की तरफ फेंका गया 5 मीटर पर सेकंड से। पूछा आपसे कि वो टाइम बताइए जब दोनों आपस में कोलाइड करेंगे, और 100 मीटर के अभी सेपरेशन पे हैं वो लोग। तो अपन क्या करते हैं, किसी एक को रोक लेते हैं। किसको रोकें? आप बोलो चलो बी को रोकें, बी को रोक लेते हैं। तो अपने पास अब क्या चीजें हो जाएंगी, अपने को देखना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू बी। ये अपना मोशन अपन चेक करेंगे। तो अगर इनिशियल स्पीड देखा जाए तो पहले मैं अलग अलग लिख लेता हूँ। यू ए आपके पास है 5 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ, और यू बी है आपके पास 20 मीटर पर सेकंड नीचे की तरफ। तो लेट्स से नीचे को अपन पॉजिटिव मानते हैं, नीचे इज पॉजिटिव, तो दिस इज +20 एंड दिस इज -5। ठीक है, याद है ना? तो नीचे को पॉजिटिव तो ऊपर नेगेटिव हो जाएगा। चलिए, एक्सेलरेशन अगर दोनों का लिखें तो एक्सेलरेशन ऑफ ए ये भी जी होगा नीचे की तरफ, और एक्सेलरेशन ऑफ बी ये भी होगा जी नीचे की तरफ। इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का ग्रेविटी दोनों को पुल कर रही है नीचे की तरफ, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। अब अगर अपन विद रिस्पेक्ट टू बी की बात करें तो मैं लिखूंगा इनिशियल स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज यू ए माइनस यू बी। यू ए कितना है आपके पास -5, यू बी कितना है आपके पास 20, तो यह आया -25 मीटर पर सेकेंड। दिस इज इनिशियल स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। और अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी देखता हूं तो ये आएगा एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। दोनों जी जी हैं और सेम डायरेक्शन में है तो 0 हो जाएगा। तब तो बहुत आसान हो गया क्वेश्चन आपके पास। अब क्वेश्चन क्या है, सीधा सीधा ऐसा कि भाई एक टावर पे एक बॉल आपने यहाँ पे फिक्स कर रखी है, नीचे से एक बॉल आपने यहाँ से प्रोजेक्ट करी विद 25 मीटर पर सेकेंड, जो रिलेटिव स्पीड है वो, इसका एक्सेलरेशन है 0 और इसको हाइट ट्रैवल करनी है 100 मीटर्स की। पूछा है कितनी देर में ट्रैवल कर लेगा। सीधा सा हिसाब है, टाइम लगेगा उसका 100/25 4 सेकेंड्स। तो 4 सेकंड बाद ये जो बॉल है उस बॉल से कोलाइड कर जाएगी। और एक्चुअल मोशन तो हम जानते हैं कि 4 सेकंड में ये नीचे गिर चुका होगा यहाँ तक, और ये ऊपर उठ चुका होगा यहाँ तक, और 4 सेकंड बाद ये बीच में कहीं पे कोलाइड करेंगे। तो एक्चुअल मोशन तो ऐसा है, लेकिन रिलेटिव हम उसको सॉल्व करने के हिसाब से एक को रोक सकते हैं और सिर्फ दूसरे को चला सकते हैं। उससे फायदा क्या हुआ कि एक ऑब्जेक्ट के मोशन से ही हमें क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर है? और क्वेश्चन देखो एक और। बोला है कि दो कार्स एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं एट वेलोसिटीज v a and v b एट अ सेपरेशन d। ओके, बना लेते हैं, दो कार बना लेते हैं। बोला है कि एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, तो ये a और ये अगर b है, ये भी a से इधर चल रही है और ये भी b से इधर चल रही है, एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं। सेपरेशन इनका दे रखा है d। एट दिस इंस्टेंट बोथ आर रिटार्डेड विद एक्सेलरेशन a a and ab। रिटार्ड कर रहे हैं मतलब एक्सेलरेशन इनका अपोजिट डायरेक्शन में है, ऐसा जिधर वेलोसिटी उसका अपोजिट एक्सेलरेशन, इसको बोलते हैं रिटार्डेशन। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ d सच दैट नो कोलिजन अकर्स। कोई कोलिजन ना हो, इसके लिए मिनिमम d बताइए। मिनिमम इनका डिस्टेंस कितना होना चाहिए कि ये ब्रेक लगाएं और कोलिजन ना हो। तो अपन क्या करते हैं, फिर से किसी एक को रोक लेते हैं। किसको रोकना है? बी को रोक लें, चलो चलो बी को रोक लेते हैं। इसको मैंने रोक लिया, तो अपने को मोशन कैसा कंसिडर करना है? मोशन कंसिडर करना है मोशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये अपने को कंसिडर करना है। तो मैं लिखता हूँ स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी हो जाएगा स्पीड ऑफ ए माइनस स्पीड ऑफ बी। देखो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, मतलब वी ए प्लस वी बी सीधा सीधा लिख सकता हूँ ना मैं, पता है अपने को ऐसा कर सकते हैं। और ऐसे अगर एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, -a प्लस ए बी। ऐसा क्यों लिख लिया मैंने? क्योंकि देखो एक्सेलरेशन भी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ए इधर और ए बी इधर। तो एक्सेलरेशन भी जब रिलेटिव देखा जाएगा तो ऐड हो जाएंगे, जब एक दूसरे से
अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो एडिशन होता है रिलेटिव करते हुए, और जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो सब्ट्रैक्शन होता है। तो देखो यहाँ वेलोसिटी भी अपोजिट डायरेक्शन में थी, एक की इधर थी और एक की इधर थी, तो दोनों वेलोसिटीज ऐड हो गई। एक्सेलरेशन भी अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो भी ऐड हो जाएगा। और मैंने एक्सेलरेशन के आगे एक माइनस साइन लगाया है क्योंकि ये वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है, रिटार्डेशन हो रहा है इस वजह से। तो ये आपके पास आ गया एक्सेलरेशन। आपको बोला कि कोलिजन नहीं होना चाहिए, मतलब ये बी तो हमने रुका हुआ मान लिया, ए जो है वो जस्ट इसके पास आके रुक जाना चाहिए, तभी तो कोलिजन नहीं होगा। ए जो है वो डी डिस्टेंस ट्रैवल करके रुक जाना चाहिए, बी से टकराना नहीं चाहिए। तो हम लिख सकते हैं ऐसा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। फाइनल इसकी स्पीड होगी 0, इनिशियल इसकी स्पीड है वी ए प्लस वी बी माइनस 2a प्लस ए बी इंटू डिस्प्लेसमेंट इसका है डी। ऐसा अपने पास फाइनल हो जाना चाहिए। यहाँ से आपको डी मिल जाएगा। डी कितना आ जाएगा, वी ए प्लस वी बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ए प्लस ए बी। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। क्लियर है बात? तो जितने भी इक्वेशंस आपने पढ़ी हैं वो सारी इक्वेशन आप रिलेटिव मोशन के साथ भी यूज कर सकते हैं एज इट इज। बस इस बार आपको वी यू डी ये सारे रिलेटिव आपको यूज करने पड़ेंगे। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन और देखिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया कि एक बलून है, वो ऊपर उठ रहा है विद 20 मीटर पर सेकेंड, राइजिंग अप विद 20 मीटर पर सेकेंड, एंड स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम इट। क्वेश्चन पढ़िए आप एक बार। तो बलून जो है वो इस तरीके से बना हुआ है और वो ऊपर यहाँ पे उठ रहा है। बलून है 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है, और इस टाइम पे इसे एक स्टोन रिलीज किया गया, एक स्टोन यहाँ से फेंका गया। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है कि एक ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है तो चलता रहता है, और हमें ये भी पता है कि उसी वजह से जो उसके साथ ऑब्जेक्ट जुड़े हुए हैं वो भी उसी स्पीड से चलते हैं। तो अगर ऐसा है कि एक बलून ऊपर जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, और एक स्टोन आप इससे रिलीज करते हैं, तो उस स्टोन को भी जो इनिशियल स्पीड मिलती है वो सेम एज बलून मिलती है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लीजिए कि जब भी किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को रिलीज किया जाता है तो उस ऑब्जेक्ट को सेम वेलोसिटी मिलती है ऑफ दैट मूविंग ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो स्टोन रिलीज किया गया, इस स्टोन को भी सेम स्पीड मिलेगी 20 मीटर पर सेकेंड इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द बलून। ये यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ये अभी कितनी हाइट पे है, ये अभी यहाँ से 100 मीटर के हाइट पे है, ऐसा बता रखा है। अब से पूछा गया कि फाइंड द टाइम आफ्टर विच द स्टोन विल हिट द ग्राउंड। अब क्वेश्चन तो बहुत आसान हो गया है। क्वेश्चन कैसा है आप ऐसा समझ सकते हैं कि भाई एक 100 मीटर की हाइट से एक स्टोन को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया 20 मीटर पर सेकंड से, बताओ ये कितनी देर में नीचे आ जाएगा। क्वेश्चन अब तो ऐसा है, और ये क्वेश्चन तो हम कई बार कर चुके हैं, है ना। कोई भी एक डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो, लेट्स से ऊपर को पॉजिटिव ले लेते हैं, तो मैं यू लिखूंगा यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड, जी एक्सेलरेशन लिखूंगा माइनस जी क्योंकि जी नीचे लगता है, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका जो डिस्प्लेसमेंट लिखा जाएगा वो भी नीचे की तरफ होगा, -100 मीटर्स। टाइम आपको पूछा गया है एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर, लगाते हैं टाइम मिल जाएगा। तो अब तो क्वेश्चन आसान हो गया। यहाँ समझने वाली बात क्या थी, अब समझ ध्यान रखिएगा हमेशा कि जब भी एक मूविंग ऑब्जेक्ट से किसी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं तो उसको सेम वेलोसिटी मिलती है। और वेलोसिटी कह रहा हूं मतलब डायरेक्शन भी सेम होगी, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। ठीक है, तो यहां से आपका आंसर क्या आ जाएगा, इक्वेशन बना लेते हैं। एस हो गया आपका -100, यू हो गया +20 इंटू टी -हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। तो अब इक्वेशन बन जाएगी -100 इक्वल टू 20t -5t स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं -20 इक्वल टू 4t -t स्क्वायर।
इक्वेशन थोड़ी सारी कर लें, टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 20 इक्वल टू 0। जो भी आप इसको यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, टी अपना आंसर बता सकते हैं। क्लियर है बात? तो इस पूरे क्वेश्चन में सीखने वाली बात याद रखिएगा, फिर से बता देते हैं। एक मूविंग ऑब्जेक्ट से जब कोई स्टोन या पार्टिकल आप रिलीज करते हैं तो उस पार्टिकल या स्टोन की जो इनिशियल स्पीड होती है वो बिल्कुल सेम होती है जो मूविंग ऑब्जेक्ट की होती है। ठीक है, और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखने वाली है कि लेट्स से इस बलून का एक एक्सेलरेशन भी होता है ऊपर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका एक्सेलरेशन भी है, लेकिन वो एक्सेलरेशन ट्रांसफर नहीं होता, इसको एक्सेलरेशन ट्रांसफर नहीं होता है। इस स्टोन के लिए जो एक्सेलरेशन लिखा जाएगा वो हमेशा नीचे जी लिखा जाएगा, क्योंकि इस पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही एक्ट करेगा जब आपने इसको रिलीज कर दिया। तो ये बात ध्यान रखिए कि सिर्फ वेलोसिटी ट्रांसफर होती है, एक्सेलरेशन ट्रांसफर नहीं होता। बात ध्यान रखिएगा, मूविंग ऑब्जेक्ट से जब रिलीज करते हैं तो सिर्फ वेलोसिटी ट्रांसफर होती है, एक्सेलरेशन ट्रांसफर नहीं होता। इस बलून का एक्सेलरेशन भले ही ऊपर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता, लेकिन जो स्टोन का एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ जी रहेगा, क्योंकि अब वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको ट्राई करने की कोशिश कीजिए, और नहीं होता है तो फिर आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं अलग से। क्लियर है बात? अब जैसे ये आपके पास क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक जो बॉय है वो एक बॉल को वर्टिकली थ्रो करता है। भाई यहाँ खड़ा है लड़का और एक बॉल को उसने थ्रो किया ऊपर इनसाइड एन एलिवेटर। इसने जो थ्रो किया वो 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया रिलेटिव टू द एलिवेटर। स्पीड क्या है? 10 मीटर पर सेकंड रिलेटिव टू द एलिवेटर। ठीक है, इट टेक्स 1 सेकंड फॉर द बॉल टू रीच द हैंड्स ऑफ द बॉय। मतलब ये 1 सेकंड में वापस घूम के इसके हाथ में आ गई, ऐसा इसने बोला हुआ है। तो आपसे पूछा गया कि इस एलिवेटर का एक्सेलरेशन बताइए, इस एलिवेटर का एक्सेलरेशन बताइए। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखें तो इस बॉल पे अगर अपन एलिवेटर को मानते हैं कि ये ऊपर ए एक्सेलरेशन से जा रहा था, ओके, तो मैं एलिवेटर को अगर रेस्ट पे मान लूं, रिलेटिव अपन मोशन देखें, एलिवेटर को रेस्ट पे मान लिया, तो यू रिलेटिव ऑफ बॉल जो आपको है वो कितना दे रखा है? 10 मीटर पर सेकंड, और आपको ऑलरेडी रिलेटिव स्पीड ही दे रखी है। देखो, स्पीड ऑफ द बॉल रिलेटिव टू द एलिवेटर, तो ऑलरेडी आपको रिलेटिव स्पीड बॉल की दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अगर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल देखा जाए रिलेटिव, तो क्या देखूंगा? इस बॉल का एक्सेलरेशन देखो क्या क्या हो सकता है। इसका खुद का एक्सेलरेशन तो है नीचे की तरफ जी, क्योंकि इस पे ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, और जो एलिवेटर है उसका एक्सेलरेशन है ए, ऊपर की तरफ। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? भाई एक का नीचे है, एक का ऊपर है, जब अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होते हैं तो क्या दोनों ऐड हो जाएंगे? ये हो जाएगा जी प्लस ए। जी आपको दे रखा है 10, तो 10 प्लस ए, ये आपका हो जाएगा रिलेटिव एक्सेलरेशन। क्लियर है बात? आपको टाइम दे रखा है कि ये 1 सेकंड में फिर से अपनी पोजीशन पे लौट आया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव है 0, क्योंकि फिर से अपनी पोजीशन पे आ गया, हाथों से निकला था फिर से हाथ में आ गया। अब ये सारी चीजें आपके पास आ गई हैं कि आप आराम से इक्वेशन लगा सकते हैं, एस रिलेटिव इक्वल टू यू रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। एस आपको दे रखा है 0, यू रिलेटिव आपके पास है 10, टाइम है 1 सेकंड का, माइनस हाफ ए रिलेटिव है आपके पास 10 प्लस ए इंटू 1 का स्क्वायर। ये माइनस क्यों लगाया?
क्योंकि इनिशियल स्पीड ऊपर है फेंकने की, जबकि एक्सेलरेशन इसका नीचे है। यू रिलेटिव ऊपर है और ए रिलेटिव नीचे की तरफ, इसलिए माइनस साइन है। तो यहाँ से आपके पास फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा, इधर आया 20 इक्वल टू 10 प्लस ए, या एक्सेलरेशन भी आपके पास आ गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब जो लेफ्ट का एक्सेलरेशन है वो भी पॉजिटिव है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर की तरफ, और जी तो इस पे एक्ट कर ही रहा है। क्लियर है बात? इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। चलिए, तो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं। रिलेटिव पे कुछ और क्वेश्चंस आप अगर कहेंगे तो नेक्स्ट क्लास में अपन और देख सकते हैं। अदरवाइज अपन नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ द मोशन। ग्राफ्स हम बनाएंगे अलग अलग स्पीड टाइम के, या डिस्प्लेसमेंट टाइम के, वेलोसिटी टाइम के, एक्सेलरेशन टाइम के, ऐसे कुछ ग्राफ्स बनाएंगे। कैसे ग्राफ्स पढ़े जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, उन पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं, ये सारी बातें हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय आप सभी लोगों को। पढ़ते रहिए और कोई डाउट है तो पूछिए।